अमेरिका ने आरएसएस को बताया गांधी का हत्यारा, मोहन भागवत की बढ़ी मुश्किलें। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दिया मोदी को धोखा। पापा हमारे विधायक हैं इसलिए पुलिसकर्मी पर हाथ उठा दिया। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक सरकार से बच्चों की लड़ाई। जनता को खाने चीनी नहीं और राजस्थान में 100 बच्चे खराब खाने से पहुंचे अस्पताल। महाराष्ट्र सरकार का ऐसा कौन सा नियम लाने जा रही है जिससे 9 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर से पार्षद क्यों कर रहे हैं एक दूसरे से कस्मे वादे। आज इन्हीं सब खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है जनीशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। पापा हमारे विधायक हैं। एक्चुअल में ये डायलॉग ऐसा है कि चाचा हमारे विधायक हैं, लेकिन आज जो घटना हुई है उसमें ये वाली लाइन ज्यादा सटीक बैठती है कि पापा हमारे विधायक हैं। राजनीति में रहने वाले लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत हो जाती है, भले वो कितना ही कहे कि हम जनता के नौकर हैं, और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उसके बाद आम आदमी का खून चूसने लगते हैं। फिर तो क्या कानून, क्या आम आदमी और क्या पुलिस, सत्ता में आने के बाद सब चंगासी। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कर्नाटक के तुमकुरु ग्रामीण सीट से बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या अपने बच्चों के साथ मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुका में स्थित आरती उकंडा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचती है। साइड में मेरे वीडियो चल रहा है, आप उसे भी देखते रहिए। उसने मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए वीआईपी एक्सेस की मांग की। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहते हैं, लेकिन जो राजनीति में हैं और जो सत्ता को भोग रहे हैं वो लोग वीआईपी कल्चर को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। और मंदिर में जाते ही उसने वीआईपी एक्सेस की मांग की, जैसे कि हर कोई करता है। वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात मांड्या महिला पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर सविता पाटिल ने ऐश्वर्या को बताया कि आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और अगर उन्हें तुरंत अंदर जाने दिया गया तो कतार में खड़े लोग विरोध कर सकते हैं। पुलिसकर्मी ने उनसे 2 मिनट का ही समय मांगा कि आप बस 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन ये तो विधायक की बेटी ठहरी। अब जब विधायक की बेटी है तो उनको लगता है कि कानून भी उनके नीचे है और पुलिसकर्मी भी उनके नौकर है, जनता तो खैर उनकी नौकर है ही। ऐश्वर्या ने विधायक की बेटी होने का हवाला देते हुए वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो गाली गलौज भी कर रही है और सबसे पहले हाथ जो है वो विधायक की बेटी की तरफ से उठाया जाता है। बहस यहाँ तक बढ़ जाती है कि पुलिस अधिकारी को थप्पड़ तक मार दिया जाता है और वो वीडियो में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर विधायक की बेटी उनको धमकी देती है कि उनका करियर बर्बाद कर देगी, तो महिला सब इंस्पेक्टर ने भी विधायक की बेटी को उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में पॉलिटिशियंस समझते हैं, क्योंकि विधायक की बेटी ने सबसे पहले सब इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया और उसके बाद उन्होंने भी उस पर हाथ उठा दिया। अब मामला ये है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी है। ये होता है पावर। एक और जगह है जहां पर पावर का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा हुआ है और जमकर इस्तेमाल किया गया है, और वो है बिहार, जहां पर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की एक टिप्पणी के बाद आज छात्रों का जो गुस्सा, जो क्रोध सामने आया है वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपने ट्विटर पर वीडियोस देखे होंगे कि कैसे बच्चों पर लाठीचार्ज भी किया गया है, पानी भी छोड़ा गया है और कैसे उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो नियंत्रक है बीपीएससी परीक्षा के, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके दौरान उन्होंने बच्चों के लिए जो बोला वो किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीजीआई का मामला हमारे सामने है कि उन्होंने एक बार कॉकरोच बोला और इतनी बड़ी आंधी आई कि इतनी बड़ी सत्ता को बैकफुट पर आना पड़ा। तो ये होती है बोलने की ताकत। यहाँ पर जो ये राजेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने ये बोला कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। सर, पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उसके बाद बच्चों को लगा कि ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, ये तो हमें कुछ गिन ही नहीं रहे हैं।
उसके बाद बच्चों में और ज़्यादा क्रोध बढ़ता है, गुस्सा उनका चरम पर आ जाता है और आज वो सड़कों पर निकल गए। उसी के साथ छात्र ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के भी आरोप लगाए, इसे रद्द करने की मांग की और कहा है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आया है वो ठीक रिजल्ट नहीं है। इन सब मांगों को लेकर ही छात्रों ने आज गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च किया बिहार में। और क्या बिहार और क्या यूपी और क्या राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं है कि जहां पर बच्चे अपने हक के लिए, अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए मांग ना कर रहे हो। हर स्टेट का बच्चा, चाहे वो जेनजी हो, जेन अल्फा हो, कोई भी हो, वो अपने हक के लिए मांग कर रहा है और आए दिन ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जब से सीजेपी ने ये वाला मोर्चा खोला है कि सरकारी स्कूलों में जाकर हम चेक करेंगे कि वाकई जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो उन्हें खाना पीना दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है, कि सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है। क्योंकि ये है ना कि अच्छे दिन तो सिर्फ मोदी जी के हैं, बाकी जनता तो अभी अच्छे दिन का इंतजार ही कर रही है। इतने समय से मोदी जी सत्ता में हैं, वो आए थे तब उन्होंने एक नारा दिया था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी तक अच्छे दिन आए नहीं हैं। जनता अभी भी इंतजार कर रही है आंखें खोलकर कि कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी के आदिवासी बच्चियों ने अपनी समस्या लेकर आज जिला कलेक्टर के पास पहुंची है और कितने किलोमीटर चलकर, 15 किलोमीटर पैदल चलकर ये अपनी समस्या वहां पहुंचाने के लिए गए हैं। लेकिन उनकी समस्या को सुनने के लिए जिला कलेक्टर को 6 घंटे लग गए। इन बच्चों को 6 घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा ताकि वो अपनी समस्या उन्हें सुना सके। 15 किलोमीटर चलकर आए और फिर 6 घंटे बाहर उन्हें इंतजार करना पड़ा कि उनकी समस्या सुनी जाए। जब दिल्ली में एक एफआईआर लिखवाने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है, और तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर राजधानी में इतना समय लग सकता है आपको न्याय मांगने के लिए, तो आप सोचिए कि दूर दराज के जो इलाके हैं कि जहां पर सहूलियत बहुत कम है, लोगों की नज़र बहुत कम जाती है और बहुत सी घटनाएं वहां पर घटित होती हैं, तब लोग न्याय की उम्मीद किसके पास रखेंगे। ये तो स्कूल के बच्चे हैं जो 15 किलोमीटर चल के गए और 6 घंटे बाहर इंतज़ार करते रहे। लेकिन ये है ना कि सबको लगता है कि जनता को, लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, उन्हें कैसे भी कर मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन अब वैसी सिचुएशन रही नहीं है। अपने अधिकार की मांग हो रही है, अपने शिक्षा को लेकर उसमें गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, सभी चीज़ों को लेकर मांग हो रही है। अब ये जो बच्चियां हैं उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी है, उनका वीडियो भी है, पहले आप ये वीडियो सुनिए। हम गरीब हैं, हम मांग के खाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं। तो जे लोग हमको नोटिस दे के भगा रहे, जो वाला हमें नोटिस दे के भगा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? जो से बोलो क्या नाम? आदिवासी समाज। ये वीडियो आपने सुना कि उनमें बहुत मामूली सी उनके स्कूल में जो कुछ चीज़ें खराब हैं उसको ठीक कराने के लिए और चाह रहे हैं कि उनको जो दिक्कतें हैं उन्हें सुनी जाए, मगर इनको 6 घंटे लग जाते हैं सिर्फ अपनी बात रखने में। और दूसरी तरफ एक और बहुत बढ़िया खबर आई है कि बीजेपी के कुछ पार्षद हैं जो एक साथ बैठकर एक दूसरे से कस्में वादे कर रहे हैं, जैसे दो प्रेमी जोड़े बैठकर आपस में कस्में वादे करते हैं। ऐसे शाहजहांपुर के, यानी यूपी के शाहजहांपुर में वहाँ के जो पार्षद हैं बीजेपी के, वो एक साथ बैठकर हाथों में गंगा जल लेकर कस्में वादे निभा रहे हैं। ये वीडियो आप मेरे साइड में चल भी रहा होगा, आप उसको देखिएगा वे। क्योंकि इसमें कुछ पार्षद हैं इकट्ठा हुए हैं, उसमें हाथ में गंगा जल है और वो कह रहे हैं कि ऊपर की जो भी कमाई मिलेगी उसको हम सब बराबर बांट लेंगे आपस में। ऊपर की कमाई तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन सी कमाई की बात हो रही है। और कोई अगर पकड़ा गया तो एक साथ हो जाएंगे, कोई किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, सब एक साथ होकर खड़े हो जाएंगे। अब ये वीडियो इन्होंने किस पर्पस से बनाया और क्यों उसे वायरल किया है, अब ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन ये वीडियो ये बताता है कि करप्शन अपने चरम पर है
और ये वीडियो शाहजहांपुर का है, इसमें ऑडियो भी है, आप इस वीडियो को पहले अच्छे से सुनिए। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, और इन पे अगर जो किसी पे आँच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा नाम आप दे सकते हो, लेकिन जो बच्चा नहीं करेगा वो भी अम्मा चढ़ेगा। देखा आपने कि ये लोग कैसे करप्शन करने के लिए कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे को साथ देने की बात कर रहे हैं। हर जगह करप्शन है, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन, हेल्थ उसमें करप्शन है, हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन है, मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है। लेकिन क्या करें, करप्शन है, अब तो कस्में भी खा रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। वहीं इसमें एक और खबर शामिल होनी है, वो है राजस्थान की। बिल्कुल, अभी 3 दिन पहले ही मदन दिलावर का एक वीडियो सामने आया था, बड़ा भक्तिमय होकर नाच रहे थे और मुझे लगता है कि उन्हें उस नाच से अभी तक फुर्सत नहीं मिली है। आज की खबर है कि 100 बच्चे अस्पताल में भर्ती है मिड डे मील का खाना खाकर, और वो बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उनकी हालत अभी ठीक है, लेकिन ख़राब खाना जो मिला उन्हें मिड डे मील में, वो खाने के बाद वो अस्पताल में है। लेकिन मदन दिलावर अभी भी नाचने में एकदम व्यस्त हैं। आप मेरे साइड में वीडियो चल भी रहा होगा, उसमें आप देख रहे होंगे कि अस्पताल के बिस्तर पर ये बच्चे पड़े हैं और ये अपना मस्ती में मौज मस्ती काट रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या कर सकते हैं। वहीं बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, एक तरफ है कि अब चीनी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। खाना तो सरकार ने छीन लिया है, अब सरकार चाहती है कि चीनी भी छीन ली जाए। थोड़ा नितिन गडकरी को सुन लीजिए, वापस से इस खबर पर आएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि बीजेपी के जो नेता हैं वो शब्दों का कैसा माया जाल बुन रहे हैं और कैसे इथेनॉल के चक्कर में मिठाई भी अब नहीं खाने दे रहे हैं। सुनिए नितिन गडकरी को। आने वाले समय में शुगर जितनी रिक्वायरमेंट देश में है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन है। अब ये हरियाणा सरकार ने बीच में ये पैडी न लगाने के लिए 7,000 रुपये की सब्सिडी दी थी। आप शुगर प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते जा रहे हो और ब्राजील में भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सरप्लस प्रोडक्शन के बाद क्या दिक्कत होती है, इसका अनुभव आप सबने किया है। प्रोडक्शन कॉस्ट के और मार्केट प्राइस में कोई फर्क नहीं रहा तो मुश्किलें आएगी, और इसलिए इनोवेटिव अप्रोच में अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना और शुगर के प्रोडक्शन को कम करना, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। मुझे विश्वास है। क्या आपने सुना कि वो उल्टा कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और भारत में भी अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, इसीलिए भारत ने उत्पादन कम कर दिया है। क्योंकि आप इनसे जब भी कोई समस्या का समाधान मांगेंगे तो ये कोई ऐसी चीज़ खोज कर लाएंगे कि जिसने आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये है ना कि आप इस देश में बोल नहीं सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बस इस देश में अगर कुछ चलता है तो वो है जातिवाद, और रिलीजन पर लड़ाई आप कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं और तो कुछ हो नहीं सकता है। मिड डे मील में खराब खाना मिल रहा है, आपसे चीनी छीनी जा रही है, आप पर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। अब एक और चीज़ सरकार आपके लिए लेकर आना चाहती है कि जिसमें अब आपकी रोजी रोटी कमाने के लिए भी आप किसी और जगह पर नहीं जा पाएंगे। ये चीज़ महाराष्ट्र में चल रही है। बिल्कुल, बार एंड बेंच में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि ड्राइवरों ने मराठी भाषा के नियम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और कहा कि लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ जाएगी। ये विवाद मुझे लगता है कि काफ़ी 2.5-3 साल हो चुके हैं और अब ये नियम बनने जा रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पर मराठी ना बोलने को लेकर, चाहे वो रेडी वाला हो, ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, मराठी ना बोलने को लेकर कितनी तोड़फोड़ की गई है, व्यक्तियों पर हाथ उठाए गए हैं, हाथापाई के वीडियोस हमारे सामने आए हैं। एक बार फिर ये चर्चा का विषय बनकर सामने आया है कि वहाँ पर अब जो मराठी नहीं बोल सकते हैं उन लोगों को वहाँ से जगह छोड़कर और अपने गांव लौटना पड़ेगा।
अब सरकार किसकी है ये तो आप बखूबी जानते हैं, बीजेपी की सरकार है वहां पर। लेकिन ये जो खबर छपी है उसमें लिखा गया है कि मोबाइल और कैब एग्रीगेटर ऐप का इस्तेमाल करके कैब चलाने वाले 4 कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दरखास्त लगाई है। महाराष्ट्र सरकार उस फैसले को चुनौती दी है कि जिसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामकाजी जानकारी जरूरी कर दी गई है। मतलब आप देखिए कि इस देश में किस किस तरीके के नियम लाए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बेसलेस चीज़ है। आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आप अगर किसी भी भाषा में आदान प्रदान कर सकते हैं तो वो ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप क्यों चाहते हैं कि आप पर ज़बरदस्ती मराठी बोलने का दबाव डाला जाए? वैसे तो हिंदी बोलते हैं सब, उससे ज़्यादा हो तो अंग्रेज़ी में बात कर लेते हैं, लेकिन ये मराठी ही बोलो ये वाला नियम जो लाना चाहते हैं और जो गरीब लोगों के पेट पर ये लात मारना चाहते हैं, उसी को लेकर वहाँ के जो एसोसिएशन के कुछ लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसके बाद याचिकाकर्ता ने क्या लिखा है उस पर भी एक नज़र कर लेते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर ये नियम लागू हुआ तो लाखों गरीब और प्रवासी ड्राइवरों के बेस सस्पेंड होने का और परमिट कैंसिल होने का खतरा उन्हें लगातार सता रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर खतरा हो सकता है। हमने कितने वीडियोस ऐसे देखे, और अभी कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था कि यूपी के कई सारे लोग हैं जिनको महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग वापस अपने गांव लौट जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? याचिका में दावा किया गया है कि नोटिफिकेशन का स्केल बहुत बड़ा है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राज्य में अब तक लगभग 9,65,000 रिक्शा और टैक्सी परमिट और बेस जारी किए जा चुके हैं। सरकार के अपने बयानों के अनुसार कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के जरिए चलाए गए 105 दिन के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और मराठी भाषा कैंपेन में लगभग 1,65,000 गैर मराठी बोलने वाले ड्राइवरों ने हिस्सा लिया था। लाखों ड्राइवरों को नोटिस, सस्पेंशन और कैंसिलेशन का सामना करना पड़ रहा है। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है कि सिर्फ भाषा के आधार पर आप लोगों को कैसे अलग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर आपको वापस घर भेज दिया जा रहा है क्योंकि आप मराठी नहीं बोलते हैं। लेकिन क्यों? मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देश में और भी तो कई सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। आप स्कूल्स पर बात करिए, आप एजुकेशन पर बात करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करिए, रोड्स पर जो गड्ढे हो गए उस पर बात करिए, महंगाई बढ़ रही है उस पर बात करिए, मगर नहीं, आपको बात करनी है भाषा, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों पर आपके पास बात करने के लिए समय है। अभी तो ये बात सिर्फ महाराष्ट्र तक थी कि वहाँ की सरकार ये चाहती है कि जो गैर मराठी, जो मराठी नहीं बोल सकते हैं, उनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन इसी खबर के साथ एक और है कि मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख करने का नियम प्रस्तावित किया है। बेस्ट फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट है, अब वो सबको रखना तो पड़ेगा। पहले आप महाराष्ट्र नहीं जा सकते थे, अब इन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो इतना वो करो। इसका सीधा असर अमेरिका में काम करने वाले विदेशी जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और ख़ास करके जो भारत के IT प्रोफेशनल्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और आए दिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई खास उनको जवाब नहीं दिया जाता है। अमेरिका का वीज़ा महंगा तो है, लेकिन मोहन भागवत भी अमेरिका जा रहे हैं और उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो अच्छे, उससे पॉजिटिव वे में नहीं, लेकिन विरोध के तरीके से हो रही हैं। आप लोगों को देखना होगा कि ये जो मेरे बगल में वीडियो चल रहा है ये अमेरिका का है, जहां पर मोहन भागवत का शो होने वाला है। ये एग्जैक्ट उसके विरोध में ये जो एक छोटी सी वैन आपको नज़र आ रही है वो वहां पर खड़ी है और इस वैन पर लिखा है कि वो RSS ही है जिसने गांधी को मारा है। ये उसमें लिखा गया है और वो व्यक्ति इस वीडियो में क्या बोल रहा है आप उसे भी सुनिए। For the past 6 days about how the chief of the RSS, Mohan Bhagwat, the chief of that Hindu Nationalist paramilitary, is coming here on the 29th of August
there to Madison Square Garden, directly across the street from where I'm standing right now. And wouldn't you know it, tonight on August 23, I walk out of the subway and here there's a truck running, warning about it. You see right behind me? You see right behind me? RSS ideology burned 400 churches in Frankfurt. Now RSS chief claims Madison Square Garden, that happened a few years back. RSS chief Mohan Bhagwat claims to speak for Indian Americans, but he does not speak for them. He says that every Indian in India is a Hindu, that Indian Christians, Indian Muslims, Indian Sikhs, that they don't exist. RSS out of NYC, no RSS paramilitary out of... तो आपने सुना कि कैसे लगातार आरएसएस जो है विरोध का सामना कर रहा है और अब थोड़े ही दिन बचे हैं उनका अमेरिका का दौरा होने वाला है, कनाडा का दौरा होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का है। इन 3 जगहों पर ये जाने वाले हैं, जिसमें से कनाडा ने भी इस चीज़ का विरोध किया है और अमेरिका भी लगातार विरोध कर रहा है। और ये जो वैन वाला वीडियो आप देख रहे हैं वो ट्विटर पर अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जिसमें कहा गया है कि आरएसएस के जो जनक हैं, जो गुरु हैं, वो हिटलर के समर्थक हैं और साथ ही में जो आरएसएस है उन्होंने ही गांधी की हत्या की है। आरएसएस गांधी का हत्यारा है, ये साफ साफ उस पर लिखा गया है। लेकिन यहाँ के लोग उसे नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो आज की इन सब खबरों में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।